So hello everyone, today we're gonna do the chapter biotechnology principle and processes. This is chapter 11 of class 12th. So we'll begin with that. So the word biotechnology nowadays it's in a very hype. So a lot of children are just pursuing biotechnology if they're not getting in the MBS. So what is biotechnology? Basically, it is a technique which works on live organism and on जो enzymes of those organism जो लाइव ऑर्गेनिज्म है उनसे निकले हुए एंजाइम्स पे भी ये काम करती है विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन. तो यहाँ पे भी ह्यूमन के लिए ही काम हुआ जा रहा है, जो कि ह्यूमन के लिए यूजफुल चीज़ें हैं उनको उस टेक्निक पे ये वर्क करती है. तो बेसिकली इसके एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, समझ आ जाएगा. एग्जांपल है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे हम कहते हैं IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो उस टेस्ट ट्यूब बेबी में हम उसका जेनेटिक मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं, उसका DNA को हम चेंज कर सकते हैं. तो ये आती है आपकी टेस्ट ट्यूब बेबी की कहानी. उसके बाद आती है करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन. तो जो जीन डिफेक्टिव है उसको करेक्ट करने के लिए मदद करता है ना. थर्ड आती है डेवलपिंग DNA वैक्सीन. तो DNA वैक्सीन इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अब सपोज अभी हमारे यहाँ पे कोविड यानी कि कोरोना वायरस, तो इस वायरस में से जो हमने DNA को एक्सट्रैक्ट करा है उस DNA से हमने एक वैक्सीन बनाई जिसका नाम था कोवैक्सीन. ये वैक्सीन हमने किसके जेनेटिक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके बनवाई है, वायरस के. तो उसको कहते हैं उसके DNA की हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया उस वायरस में से, तो हमारा ये हो गया, ये वैक्सीन बन गई. उसके बाद आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो अब चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो प्रिंसिपल में आपकी दो प्रिंसिपल्स आते हैं. एक आता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग. पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो इसमें क्या होता है, दिस इज अ मेथड विच ऑल्टर, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो टेक्निक. ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर टू ऑल्टर, हम ऐसा तरीका निकाल सकते हैं जिससे कि हम किसी का केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल जैसे आपका DNA और RNA में होता है, यही दो हैं. तो DNA एंड RNA में जो जेनेटिक मटेरियल है उसको टू इंट्रोड्यूस, हमने सेपरेट आउट कर दिया क्या उसका जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA में से. उसके बाद हमें टू इंट्रोड्यूस दिस, ये जेनेटिक मटेरियल हमने इंट्रोड्यूस करवाया एक होस्ट में, इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें हमें करवाना था. हमने एक ऐसा चूज करा है कि हमें इसमें करवाना है, हमें इसका phenotype of that organism will change. इससे क्या होगा, उसका पूरा का पूरा जो phenotype था वही चेंज हो जाएगा, है ना. अगर उसको डॉफ बनना था वो टॉल, ठीक है. तो ये होता है आपका phenotype चेंज करवाने का, phenotype of that organism, so that phenotype of that organism will change, है ना. नेक्स्ट आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. अब ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब होता है, पहले तो इसका मतलब होता है कि हमें एक ऐसी जगह लेनी है जो कंटामिनेशन फ्री हो, जहाँ पे कोई माइक्रोब नहीं हो. तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल वहाँ पे होना चाहिए. और केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू अनेबल द ग्रोथ, वहाँ पर जिसकी हम ग्रोथ करवाना चाहते हैं, जो डिज़ायर्ड सेल है
डिजायर्ड जीन, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे डिजायर्ड जीन है, उसको हमें क्या करवानी है, ग्रोथ करवानी है इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स एंड एंजाइम्स एंड एक्सेट्रा। तो वी आर डेवलप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से हमारा बेसिकली क्या डेवलप हो पा रही है, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स। तो इनके लिए हमें एक ऐसी जगह चाहिए होती है जो कि माइक्रोबल फ्री हो, जहाँ पे कोई भी मतलब कि ऑब्वियस बात है, अगर ऐसा वैक्सीन बना रहे हो आप कहीं गंदी जगह पे तो नहीं बनाओगे ना, तो विच इज वो स्टेराइल होनी चाहिए जगह, यानी कि एक मेंटेन्ड होनी चाहिए जहाँ पर कोई कंटेमिनेशन ना हो। ये प्रोसेसेस क्या करते हैं, एनेबल द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब या फिर यूकैरियोट सेल in large quantities so that we can manufacture those products that we are needed. Okay, so bioprocess engineering, छोटा सा लिखवाऊं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो this enables the growth of only desired microbe। तो यहाँ पे अब लिखो this process enables the growth of desired माइक्रोब या फिर कोई सेल, जैसे कि यूकैरियोट सेल या फिर यूकैरियोटिक सेल in large quantities for the manufacture of what that we needed of biotechnological products, okay, like antibiotic, वैक्सीन और एंजाइम्स। अभी हमने देखा बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर ही आ रहा है एंजाइम, जो कि हम ऑर्गेनिज्म से निकले हुए हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे आता है कि एक क्वेश्चन बनता है कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हैव एडवांटेजेस ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताइए। तो यानी कि बेसिकली यहाँ पे आप सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस बताना है आपने। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेक्सुअल reproduction is appreciated over asexual reproduction. But why? Just because, एक ही रीजन है, just because sexual reproduction shows variation। बस एक ये शब्द ही है जो सारा खेल बता देता है, एक बस वेरिएशन। वेरिएशन आ जाएगी तो जेनेटिक मटेरियल में चेंज आएगा, जेनेटिक मटेरियल में चेंज आएगा, है ना। उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ तो हमें नई नई चीज़ें पता लगेंगी। अगर नई नई चीज़ें पता लगी, हम उसी हिसाब से उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, है ना। अब इतनी सारी बीमारियां हमारे यहाँ पे, ये सारी वेरिएशंस ही तो शो करती है। जॉन्डिस अलग चीज़ होती है, टाइफाइड अलग चीज़ होती है, ये सारी वेरी करती है एक दूसरे से। तो जितना वेरिएशन होगा उतना ही तो हम नई नई चीज़ें डेवलप कर सकेंगे, है ना। तो वेरिएशन इज मस्ट, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे हैव फिक्स्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब कि उनके पास एक प्रिजर्व्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। दे हैव फिक्स्ड, और या फिर अच्छे शब्द में बोले तो दे हैव प्रिजर्व्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो ये
आपका आता है एसेक्सुअल में और ये आता है आपका सेक्सुअल में, वेरिएशन और एसेक्सुअल में। अब यहाँ पर हम देखते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग very often lead to inclusion and multiplication of desired undesirable genes along with the desirable। इसका मतलब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमने देखा है कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, तो हमने क्या देखा है कि यहाँ पर हम जब इनकी दोनों के कॉम्बिनेशन यानी कि एनिमल ब्रीडिंग करवाते हैं तो हमारे को मल्टीप्लिकेशन दिखती है, बट मल्टीप्लिकेशन दिखती है ऑफ सेल्स की, बट वो अनडिजायरेबल सेल्स, जीन्स बोलो यहाँ पे, तो अनडिजायरेबल जीन्स अलोंग विद डिजायरेबल जीन्स। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि अनडिजायरेबल यानी कि जो हमें चाहिए भी नहीं वो भी हाइब्रिडाइज हो रहे हैं हमारे डिजायरेबल जीन्स के साथ। तो जो हमें नहीं चाहिए तो हम वो क्यों करवाएं, जो हमें चाहिए नहीं, तो अगर हम ये अनडिजायरेबल जीन्स को डिजायरेबल जीन्स के साथ करवाए तो कुछ तो चेंजेस आएगा, कुछ तो चेंज आएगा ना। तो हमें ये अनडिजायरेबल जीन नहीं चाहिए तो अब इसको हटा कैसे सकते हैं बताइए। इसके लिए भी बहुत सारा प्रोसेस है। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग which include the creation of recombinant DNA। इसका मतलब क्या हुआ, recombinant DNA का मतलब recombinant DNA, वर्ड ही देख लो आप क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है री यानी कि अगेन, दोबारा से हमने उसको कंबाइन करा है, किसको, डीएनए को। इसका मतलब जो हमारा डिजायर्ड डीएनए था उसको हमने वेक्टर डीएनए के साथ ज्वाइन करा है। वेक्टर का मतलब आप कह सकते हो फॉरेन डीएनए, किसी और से लाया हुआ डीएनए। यहाँ पे आपको कहीं भी अनडिजायरेबल जीन नहीं दिख रहा है वर्ड, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए तो हमने उसको हटा के किसी और का डीएनए रिकम्बाइन करके उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए करा दिया। ये कैसे होगा, ये दो प्रोसेस से होगा, एक तो होगा जीन क्लोनिंग और एक होगा जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर, यहाँ पे जीन क्लोनिंग का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। मतलब हमने यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर मैंने किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है ना, अगर मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी होस्ट के अंदर डाल दिया और वहां पर उसको मल्टीप्लाई होना ही चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो इसका कोई फायदा ही नहीं है, इस पूरे मेथड का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो हमें ये मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ योर जीन क्लोनिंग। चलो अब देखते हैं आगे कि डू यू नो, अब मैंने एनसीईआरटी में से बताती हूँ, डू यू नो द लाइकली फेट, ये क्वेश्चन है, ये आप करके देखिए। मोस्ट लाइकली द पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्वेश्चन था कि विच समहाउ ट्रांसफर इनटू, अगर ऐसा हो कि एक पीस ऑफ डीएनए जो हमने ट्रांसफर करा है इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म पे, अगर वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई नहीं, अभी मैंने बताया अगर मल्टीप्लाई तो इसका कोई फायदा ही नहीं है डालने का, है ना। तो बट व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट इट में मल्टीप्लाई एंड मे बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। उसका जो ऑलरेडी उसके अंदर जीनोम है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ जुड़ के अपना एक इनहेरिट कर ले वो चीज और फिर वो मल्टीप्लाई कर ले, तो वो हो सकता है ना। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज टू बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। अगर जो हमने पीस डाला है, ये वाला पीस जो हमने डाला है, अगर ये क्रोमोसोम से जाके जुड़ जाए तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। वो अब इन द क्रोमोसोम देयर आर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, इन अ
क्रोमोजोम हमारा जो क्रोमोजोम है उसके पास एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं विच इज कॉल्ड origin of replication. ORI भी कहते हैं इसको, ORI इसका शॉर्ट वर्ड है, विच इज, ये क्या करता है, यही रेप्लिकेशन को इनिशिएट करवाता है। दिस इनिशिएट द रेप्लिकेशन, है ना, अब यही इनिशिएट करवा रहा है। Therefore, for the multiplication of any alien piece in an organism, it needs to be a part of chromosome which has a sequence. अब उसको इसका पार्ट बनना पड़ेगा, जो हमने एक डीएनए का पीस डाला है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पार्ट, यानी कि क्रोमोसोम के अंदर जो सीक्वेंस होता है डीएनए का, उसके अंदर जो ओराई है उसका एक पार्ट बनना पड़ेगा। उसका जब वो पार्ट बन जाएगा तब वो रेप्लिकेट कर पाएगा, ठीक है। Thus an alien DNA is linked, अगर वो लिंक हो गया है, so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in host organism. अब वो इसके साथ जुड़ गया है, ORI के साथ वो लिंक हो गया है। अब लिंक हो गया है तो वो रेप्लिकेट करेगा, और वो रेप्लिकेट करेगा तो उसको कहते हैं क्लोनिंग। अभी मैंने बोला रेप्लिकेट का मतलब ही होता है मल्टीपल कॉपीज, तो मैंने यहाँ पे बताया मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बनाएगा। तो ये ही छोटा सा प्रोसेस है बट ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तो इसी को हम क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्लोनिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पे। लेट अस नाउ फोकस on the instance of the construction of an artificial recombinant DNA। अब हम artificial recombinant DNA बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, construction। So guys, here we were discussing the construction of artificial recombinant DNA, how we can construct recombinant DNA. So I have made the flow chart over here, which is like this. So just do this flow chart and you will understand the 2 paragraph of your NCERT, because NCERT is very like difficult to read, basic only for this chapter. So now I'm just telling you to do this, okay. In 1963 Arber and Smith, they developed a restriction enzyme which is also known as molecular scissor. So molecular scissor जो थी उसने क्या अभी वो आगे पता करते हैं। और यहाँ पर 1972 में डेट्स भी इम्पोर्टेंट है और साइंटिस्ट के नाम भी बहुत आ चुके हैं, सो इसीलिए यू नीड टू डू दिस। तो यहाँ पे स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। अब वो कैसे बनाया था, तो उन्होंने एक प्लाज्मिड लिया था जिसके अंदर से उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाला था। एंटीबायोटिक यानी कि देखो, सपोज मेरे पास ये एक बीकर है, मेरे पास ये कुछ डीएनए है, ये डीएनए होगा मेरे पास, ऐसे सपोज कुछ भी ले लो आप, ये मेरे पास डीएनए है और एक ऐसा डीएनए है, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक एंटीबायोटिक डाला, सपोज अभी आगे आएगा एक नाम एंटीबायोटिक है, एम्पीसिलिन मैंने यहाँ पे एक एंटीबायोटिक डाल दी। अब ये एंटीबायोटिक जैसे ही मैंने डाली, ये है आपकी एंटीबायोटिक, ये मैंने जैसे ही इसके अंदर डाली, मैंने क्या देखा कि मेरा जो बीकर था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैक वाला डीएनए बच गया, क्योंकि ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डीएनए। ये डीएनए एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर सकता है। उसके बाद इसने अपने आप को डिवाइड करना चालू कर दिया, तो यहाँ पे यही डीएनए आगे फर्दर मल्टीप्लाई हो गया। इसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। उसके जो जीन्स थे डीएनए के वो एंटीबायोटिक थे, वो एंटीबायोटिक से रेजिस्ट करते थे। तो यहाँ पर हमने प्लाज्मिड में से एक ऐसा डीएनए या फिर ऐसा जीन निकाला जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमने जैसे ही वो निकाला, ये हमारा डिज़ायर डीएनए बन गया।
क्या था, डिजायर्ड, क्योंकि हमें चाहिए ही चाहिए, ये वाला तो हमें चाहिए क्योंकि इसको तो कितना भी टेम्परेचर में रख लो ये नुकसान नहीं होने वाला। उसके बाद फिर हमने लिया एक प्लाज्मिड जो कि सैल्मोनेला टाइफिन्यूरियम का प्लाज्मिड था। तो सैल्मोनेला टाइफिन्यूरियम का हमने प्लाज्मिड लिया। क्या था ये एक उसमें मैच द फॉलोइंग में आया था कि सैल्मोनेला टाइफिन्यूरियम, तो इसको किसके साथ मैच करना था, इसको मैच करना था, इट वाज द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसकी मदद से ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, तो इसलिए हमने इसको इसके साथ मैच करवाया था। तो अब हुआ क्या, अब जो ये सैल्मोनेला टाइफिन्यूरियम जो प्लाज्मिड था ये हमारा वेक्टर डीएनए था। तो मैंने क्या बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आपको डिजायर्ड डीएनए प्लस वेक्टर, यहाँ पे मैंने लिखवाया होगा डिजायर्ड डीएनए प्लस, ये रहा डिजायर्ड डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए इज विल बिकम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पे अब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बना लिया, बट अब हुआ क्या, देखो यहाँ पर जो इन दोनों को जोड़ने के लिए भी तो एक एंजाइम चाहिए, ये एंजाइम इन दोनों को जोड़ने में काम करता है, और जैसे ही इसने जोड़ा हमारा यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। और इनका जो बॉन्ड था वो था फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको करनी होगी। तो ये पहले तो देख लो कि एक्सट्रैक्ट हमने किससे करा था, इसको एक्सट्रैक्ट करा था मॉलिक्यूलर सिजर से। मॉलिक्यूलर सिजर से हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड के अंदर से, प्लाज्मिड वो अननोन प्लाज्मिड था जिसके अंदर से हमने लिया था, तो वो हमें डिजायर्ड था, वो डिजायर्ड जीन था या डिजायर्ड डीएनए था। प्लाज्मिड फिर हमने जो डिजायर्ड वाला था उसको वेक्टर के साथ तो करना इंपॉर्टेंट है, तभी तो हमारा वो बनेगा, क्या कहते हैं उसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके वैसे तो बनता नहीं है, तो इसलिए हमने वेक्टर डीएनए किससे लिया, सैल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। इसकी मदद से हमारा पहला आरडीएनए बना, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक एंजाइम हमने यूज करा जो कि था डीएनए लाइगेज। क्या था, लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक जीन विद द वेक्टर प्लाज्मिड इज डन बाय द एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज। नाउ अब क्या हुआ, अब वो थोड़ी टर्म्स पे आ गए हैं। अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने बोला ई कोलाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोला है, तो उन्होंने बोला कि ई कोलाई के अंदर हमने ये डाला, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना हमने इसको डाला। उसके अंदर डालने पे हमने क्या देखा, उसके अंदर हमने डालने के देखा कि मल्टीप्लाई कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्लोनिंग हो रही है ना। तो इसीलिए जब वो कॉपीज बना रहा है, the ability to multiply of the copies of antibiotic resistant gene, the ability to multiply the copies of antibiotic resistance gene in E. coli, resistance gene in E. coli is termed as is cloning, is called cloning. Okay, so this was something to need to know. अब यहाँ पर मैं आपको easy करने के लिए उन्होंने 3 बेसिक स्टेप्स दिए, तो क्या क्या करना होता है। तो वो 3 बेसिक स्टेप्स क्या थे, वो थे कि पहला तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ जो हमें जीन्स चाहिए, डिजायरेबल जीन्स, डिजायर्ड जीन्स। सेकेंड क्या था कि उनको जो हमने आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई यानी कि आइडेंटिफाइड देन, अब ये वाला जो आइडेंटिफाइड डीएनए जो हमने लिया, देन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इनटू द होस्ट, अब यही हमने होस्ट के अंदर डाला। अब क्या होगा, देखो अब थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि
होस्ट के अंदर डाल दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि बस डाल ही दिया तो अब सब कुछ काम हो जाएगा, उसका वहाँ पे मेंटेन रहना और उसका ट्रांसफ़र होके उसका मल्टीप्लाई होना उसकी अगली प्रोजेनी में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंड स्टेप तक तो सब अभी तक सब कुछ बेकार है, थर्ड स्टेप अगर काम कर जाए देन इट्स वेरी गुड। ओके, सो मेंटेनेंस, उसका मेंटेन रहना, मेंटेनेंस ऑफ the introduced DNA in the host and the transfer of the DNA and the transfer, जो हमने अपनी मर्जी से डीएनए, हमने जो अपनी मर्जी से डीएनए बनाया था, यहाँ पे ये देखो हमने यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपनी मर्जी से बनाया है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमने इसमें से अनडिजायरेबल जीन निकाल दिया और डिजायरेबल जीन रखा और साथ में फॉरेन डीएनए भी रखा। तो ये फॉरेन डीएनए विद द डिजायर डीएनए हमने ये चेंजिंग करी, ये चेंजिंग अगर हमने उसके अंदर डाली है और वही चेंजिंग द ट्रांसफर ऑफ द डीएनए, वही वाले डीएनए का जो हमने चेंज करके डाला है उसका अगले ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इन इट्स नेक्स्ट प्रोजेनी, उसकी अगली प्रोजेनी में जाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या था, अभी तक हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चल रहा था कि यानी कि ये बेसिक चीज़ें थी कि क्या क्या हो रहा है इस चैप्टर में, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। सेकेंड पार्ट में इन दिस वीडियो के अंदर हम करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसका मतलब कौन कौन से टूल्स हमें चाहिए, क्या उससे होगा, वो हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, एक छोटी सी, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के लिए कि इसमें देखो जीन क्लोनिंग क्या है, जीन ट्रांसफ़र का मतलब एक होस्ट में डालना, वहाँ पे उसका मेंटेन रहना और उसका ट्रांसफ़र हो जाना अगली प्रोजेनी में। तो 3 बेसिक स्टेप देख लो, बहुत ईजी होता है कि क्या होता है कि पहले तो आइडेंटिफाई करना है एक डीएनए का विद डिज़ायरेबल जीन, और उसके बाद आइडेंटिफाइड डीएनए नाउ हैज़ टू ट्रांसफ़र इनटू द होस्ट। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड इट्स ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू इट्स नेक्स्ट प्रोजेनी। ये 3 बेसिक स्टेप्स थे जो जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसका जेनेटिक हमने मॉडिफाई करा, अपने आप से चेंज करा है, उसको कहते हैं हम जीन क्लोनिंग। ठीक है, और यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मैंने बता दिया कि क्या होता है। अगर वो जीन किसी एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर रहा है, एंटीबायोटिक अभी आगे बहुत सारी आएंगी, एक का मैंने नाम बता दिया आपको एम्पिसिलिन, आगे अभी और भी आएंगी जैसे क्लोराफिनोकल और टेट्रासाइक्लिन, ये बहुत सारी हैं, कैनेमीसिन, तो ये सारी आपकी क्या है, एंटीबायोटिक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो ये इंट्रोडक्शन में ही आपको इतना सब कुछ पता चल जाएगा, तो आगे बहुत इजी है चैप्टर, फिर तो बहुत इजी चैप्टर है, बस ये थ्योरी ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, सो टिल देन रिवाइज दिस इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, अब अगली क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।